हेलो दोस्तों। आर्ट गाइड के इस वीडियो में आप सब लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हमारे गेस्ट है मिस्टर संदीप लोंडे सर। सर एक स्कल्पचर आर्टिस्ट है। इसके पिछले वीडियो में हमने सर का इंट्रोडक्शन भी लिया था और उनसे काफ़ी सारे सवाल पूछे थे पार्ट 1 वीडियो में, और ये हमारा पार्ट 2 वीडियो है। तो इसमें कुछ और सवाल भी है जो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखना है और जल्दी से हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वेलकम सर इन आवर पार्ट 2 वीडियो। थैंक यू। थैंक यू। ग्रेट। तो पहला सवाल, जैसे किसी को स्कल्पचर फील्ड में करियर करना है तो उसे आप क्या गाइडेंस देंगे एज ए स्कल्पचर आर्टिस्ट? मैं एक सलाह देना चाहता हूँ कि जरूर इस फील्ड में आइए, क्योंकि ये इसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है। आप महाराष्ट्र में रहते हो या दिल्ली में रहते हो या पंजाब में रहते हो, सब जगह पे आर्ट स्कूल है, उसमें स्कल्पचर सिखाया जाता है। तो जरूर 12th के बाद उसमें शामिल हो जाइए। उनकी जो प्रोसेस रहती है वो कंप्लीट करके स्कल्पचर आर्टिस्ट को बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज रहते हैं। मतलब सिर्फ उसको स्टैचू बनाना या फिर कोई काम करना ऐसा नहीं, तो उसमें ज्वेलरी डिजाइन भी आती है। जो ज्वेलरी के 3D मॉडल्स बनते हैं वो भी आते हैं। हम लोग सेटिंग की बात करें तो सिनेमा सेटिंग में भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, या एनिमेशन फील्ड में क्ले एनिमेशन या स्टॉप मोशन एनिमेशन जिसे बोलते हैं, उसके लिए भी स्कल्पचर आर्टिस्ट की जरूरत रहती है। या मेकअप जो बनाते हैं या प्रोस्थेटिक जो बोलते हैं, तो उसके लिए भी स्कल्पचर आर्टिस्ट से वो मास्क बनवा के उसके ऊपर काम करते हैं। तो ऐसा सीमित उसका ये नहीं है। हम लोग बहुत सारे, अगर स्कल्पचर्स तुमने कॉलेज से या डिग्री या डिप्लोमा लिया तो बहुत सारे फील्ड में हम लोग जा सकते हैं। या सिर्फ खुद का स्कल्पचर स्टूडियो करना है तो उसके में बहुत सारे अपॉर्चुनिटी है। सिर्फ इसमें एक बात है कि जैसे हम लोग ने ग्रेजुएशन किया और किसी कंपनी में हम लोग लग गए तो तुरंत उससे सैलरी चालू हो जाती है। उसमें थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है स्कल्पचर में कि तुम लोग कितने लेवल का काम दिखाते हैं। वो मतलब इसमें मैं तो अभी फ्रैंकली बोल सकता हूँ कि इसमें बहुत सारा पैसा है। तो ऐसा जो पैसा कमाने के लिए सिर्फ अपना आर्ट जितने हाई लेवल पे ले जा सकते हैं उतने हाई लेवल पे ले जाना चाहिए। उसके बाद में आपको जो मांगता है, जो प्राइस आप बोलेंगे वो मिलता है। तो मैं एक्सपीरियंस से बोलता हूँ। और ग्रेट ग्रेट। तो मेरा ये कहना है कि सिर्फ मेहनत करने की आपको जरूरत है। या बहुत सारे थोड़ा सा प्रॉब्लम इसमें ऐसा मुझे लग रहा है कि मेरे पास भी बहुत से आर्ट स्टूडेंट आते हैं कि जो अभी भी सीख रहे हैं फर्स्ट सेकंड ईयर। तो एक बात ये भी है कि उनको पैसे की जरूरत रहती है, वो बाहर हॉस्टल में रहते हैं। लेकिन जितना वो 4 साल में किसी स्टूडियो में या किसी के हाथ के नीचे सीखने को मिलता है, वो पैसा अलग बात है, वो थोड़ा सा 19-20 मिले चलेगा, लेकिन वो जितना सीख सकते हैं उतना अभी सीखो, क्योंकि एक बार प्रोफेशनल में आ गए वो आपको टाइम नहीं मिलेगा सीखने के लिए। तो जितना कमर्शियल एक बार काम चालू हो गया तो आदमी सीखने के पीछे नहीं रहता है, उसको सिर्फ पैसे के पीछे रहता है। तो पहले मैं ये स्टूडेंट को बोलता कि जो 4 साल में जितना सीख सकते हो विदाउट थिंकिंग ऑफ मनी, आप जितना आर्टिस्ट से ले सकते हो उतना ले लो। ग्रेट ग्रेट। लगता है इस आंसर ने हमें बहुत अच्छी से क्लियरिटी मिल गई है कि स्कल्पचर फील्ड कैसा है और उसमें कितनी सारे अपॉर्चुनिटीज है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही हेल्पफुल आंसर रहेगा इस वीडियो में। इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं सर। जैसे कि आप फुल टाइम एक स्कल्पचर आर्टिस्ट काम करते हो, फ्रीलांस आर्टिस्ट काम करते हो, तो क्या चैलेंजेस आप फेस करते हो? क्योंकि मैंने देखा है कि काफी सारे लोग फुल टाइम आर्टिस्ट काम करना उन्हें बहुत ही हार्ड लगता है, चैलेंजिंग लगता है। तो इसके बारे में थोड़ा बताइए। मुझे लगता है कि फुल टाइम फ्रीलांस आर्ट करना या उसके ऊपर अपनी उपजीविका के साधन बनाना, उसको थोड़ा डिफिकल्ट भी है, आसान भी है। मैं दोनों आपको बता सकता हूँ कि जब से मैंने आर्ट स्कूल पास आउट किया, उसके बाद में मैंने अंकल को असिस्ट किया, लेकिन उसके बाद में कहीं मैं जॉब या नौकरी नहीं की। मतलब जब से मैं आर्ट स्कूल के बाहर निकला हूँ तभी से मैं पूरा फ्रीलांस ही करता हूँ। एक थोड़ा सा एडवांटेज मुझे ऐसा मिला कि शुरू के जो 1-2 काम मिले वो मेरे पिताजी और अंकल के जो
नाम था स्टूडियो का, उसके कारण मिले, ये मैं मानता हूँ कि शुरू के एक दो काम, लेकिन उसके बाद के काम जो है तो पूरा काम मेरा काम देख के ही मिलते गए। तो मुझे ऐसा डिफिकल्ट नहीं लगता है, अगर आपका काम अच्छा है और आप अच्छी क्वालिटी उसमें देते हो, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि आपको फ्रीलांस करने में कुछ प्रॉब्लम आएगा। उसमें एक बात है कि आप उसमें वैल्यू को अगर आप उसमें तोड़ मोड़ करके, या कुछ पैसे मिल रहे उसने कम दिया क्लाइंट ने, और ये जाने दो ना उसमें कम नहीं दिए तो हम लोग भी कम करेंगे, तो ये अगर एटीट्यूड रखा तो बाद में उसका नुकसान होता है लॉन्ग टर्म में। तो आप, मेरे पिताजी बोलते थे एक बार आपने काम लिया, पैसा लिया, जो झगड़ना है पहले काम भी डिसाइड होता है या क्लाइंट के साथ, वो पहले झगड़ना, मतलब जो आपका मनी मैटर है वो एक बार सॉल्व हो गया तो बस उसको छोड़ देने का, कितना पैसा मिला ये कुछ सोचने का ही नहीं। वो काम आप खुद खरीदेंगे क्या, वो आप उतने लेवल तक उसको काम दे रहे हैं। अगर समझो आप ये 10,000 में काम रहे तो आप उसको 10,000 देखिए, खुद काम खरीदेंगे क्या, ये पहले सोचा। अगर हाँ जवाब आया तो ही क्लाइंट को दे दो। तो ग्रेट ये ग्रेट। एटीट्यूड रखा तो हमेशा काम अच्छा ही, और काम की कुछ कमी नहीं है। मतलब ग्रेट अगर ग्रेट। अच्छा काम, अभी मेरे पास तो दिल्ली से भी काम आया, गुड़गांव में मैंने एक नरेंद्र मोदी जी के गुरु जी जो थे लक्ष्मण राव इनामदार, तो वहां से काम नासिक में आया। तो मुंबई दिल्ली में बहुत बड़े 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 आर्टिस्ट है, तो वो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको काम, अभी अभी तो ये पूरा ग्लोबल हो गया है इंटरनेट के कारण, तो आप कहीं से भी काम आ सकते हैं। तो फ्रीलांस करने में मुझे नहीं लगता है कुछ प्रॉब्लम। थोड़ा सा जॉब करके आप, अगर आप सोच रहे थे कि फ्रीलांस करूं या काम करूं, तो उसमें दिक्कत ऐसे आती है कि आप 5, 6, 7 बजे तक आपकी ड्यूटी है, उसके बाद में थके हुए उसका आपका आधा माइंड उसमें थक जाता है, उसकी क्रिएटिविटी या खुलेपन से काम करने के लिए टाइम ही नहीं मिलता। ये आधे आधे से, एक तो आप पूरा जॉब करो या पूरा फ्रीलांस में आ जाओ, ऐसा मेरा कहना है। ग्रेट ग्रेट। इसी इसी क्वेश्चन से रिलेटेड अगला क्वेश्चन है सर, कि जैसे आर्टिस्ट के काफी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, हाँ हाँ। प्रोफेशनल उसका वर्क है, पर्सनल टाइम है, ये सब आप कैसे मैनेज करते हो? अ, देखो बहुत सारा उसमें मुझे ऐसा लगता है कि आपको अगर काम आपका हॉबी और आपका प्रोफेशन एक ही हो गया तो आपको कुछ दिक्कत नहीं आती कि उसमें कुछ मैनेज नहीं कर सकते टाइम में से, क्योंकि फॉर्चुनेटली मेरे घर में तो पूरे आर्टिस्ट ही थे, तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम आया नहीं कभी। अभी मेरी वाइफ है वो आर्टिस्ट नहीं है, लेकिन वो पूरा जो बैकबोन है वो वही है कि पूरा उसका हिसाब, या कोई क्लाइंट आए तो उसको, मैं नहीं रहूंगा तो उसको हैंडल करना। एक उसमें है ऐसा, बहुत सारा टाइम पे आता है कि कभी कभी एक स्लैक सीजन रहता है या बैड पैच आता है तो काम ही नहीं आते। कभी कभी ऐसा होता है कि 5, 6 महीने कुछ काम ही नहीं है, तो वो थोड़ा वो वाइफ मेरी पूरी हैंडल करती है, उन्होंने पहले खुले ही छूट दी है कि आपको जो करना है करो, ग्रेट घर का कुछ प्रॉब्लम आए तो मैं संभालूंगा। ऐसा ग्रेट तो मुझे कुछ प्रॉब्लम कभी आया नहीं। और ग्रेट। हॉबीज तो एक दूसरे से रिलेटेड ही है, मतलब मैं म्यूजिक में भी तबला थोड़ा सा बजाता हूँ, बांसुरी बजाता हूँ या स्केचिंग करता हूँ, तो ये सब पूरे अपने स्कल्पचर फील्ड के सपोर्टिव ही हॉबी है, तो उस पर टाइम निकलते हैं ऐसा कुछ मतलब। ग्रेट मुझे ग्रेट। ऐसा लगता है कि हम लोग मन में अगर बोलेंगे तो कि आपको कितना टाइम है आपके पास, अगर बोलेंगे मेरे पास बहुत टाइम है तो हम लोग बहुत टाइम निकाल सकते हैं, अगर नहीं बोलेंगे नहीं मेरे पास टाइम ही नहीं है तो 2 मिनट भी नहीं निकल सकते, ऐसा मुझे लगता है। सही है, सही है, बहुत ही सही कहा सर आपने। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपने जो गणेशा मेकिंग का जो काम किया है, जो हमारे महाराष्ट्र में या इंडिया में भी कई जगहों पे जो एक परंपरा रही है हर साल गणपति बिठाने की, तो उसमें भी आपने बहुत सारा काम किया है, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। हाँ, हमारी अभी प्रोफेशन की जो शुरुआत है मतलब फैमिली की, तो वो गणेश मूर्ति बनाने से फिर शुरू हो गई। और पिताजी और चाचा जी इतने फाइन मूर्ति बनाते थे कि वो देखने, मंडल में देखने के लिए लाइन लगती थी। और ये मैंने भी खुद देखा है बचपन में कि पूरे 8, 8 दिन, 10, 10 दिन वो रोज हर रोज वही मूर्ति देखने के लिए लोग आते थे। और सिर्फ मतलब गणेश मूर्ति या गणेश मूर्ति टाइप में नहीं, लेकिन उन्होंने गणेश मूर्ति भी बहुत क्रिएटिवली बनाई है। कहीं आर्ट स्कूल में, विदाउट गोइंग इनटू एनी आर्ट स्कूल,
वो क्रिएटिविटी उनके पास मुझे लगता है जन्मजात थी, तो मतलब लोग देख के बोल सकते थे कि ये लोंडे करके मूर्ति है। ग्रेट। तो वो थोड़ा मुझे ये था कि अगर स्कल्पचर भी मैंने प्रोफेशनली काम किया है तो मेरा जड़ उसी से निकला है कि गणेश मूर्ति बनाते बनाते ही इतने आगे तक आए। तो क्यों ना हम लोग भी गणेश मूर्ति थोड़ा थोड़ा, ज्यादा मैं ज्यादा बनाता नहीं हूँ, गणपति सीजन के टाइम पे 25-30 मूर्ति सिलेक्टेड होती है, लेकिन मैं पूरा हाथ से बनाता हूँ और वो थोड़ा क्रिएटिव होता है। मतलब अगर आप फोटो में या इसमें देख सकते हैं तो अलग अलग टाइप के मतलब समझो गणेश, बाल गणेश है, वो क्या क्या करेगा, उसकी एक्टिविटी क्या, कैसे खेलेगा, या फिर उसको एक गजमुख भी बनाया जो हाथी का सिर काट के लगाया था, ऐसे एक कथा है पुरानी। यस। वही अलग तरीके से कैसे कर सकते हैं। और जो थोड़ा सा अप्लाइड आर्ट का भी एक उसमें टच, इसमें एक फाइन आर्ट का भी टच, ये देखिए तो काफी लोगों को पसंद आती है। सर पिछले वीडियो में हमने एक क्वेश्चन लिया था कि आर्टिस्ट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है सोसाइटी के लिए। तो इस वीडियो में मेरा क्वेश्चन है कि सोसाइटी की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है आर्टिस्ट के लिए, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। हाँ, अभी हम लोग या क्लाइंट कोई हमें काम सौंपता है तो हम लोग जैसे कई डॉक्टर के पास जाते हैं या फिर वकील के पास जाते हैं, तो हम लोग पूरे कन्विंस रहते हैं कि ये अच्छा ही करेगा या डॉक्टर मुझे पूरा ठीक ही करेगा। वैसा मुझे लगता है कि क्लाइंट ने एक बार अगर हम लोग के ऊपर विश्वास रखा कि अच्छा ही करेंगे, तो उसमें वो बात बहुत आसान हो जाती है। अगर बहुत से हम लोग का अनुभव ऐसा है कि एक टाइम तो वो खुद क्ले लेके नाक पे ऐसा चाहिए वैसा, हमें बताओ। वो बोले कि मेरे पिताजी का स्टैच्यू, मैं कुछ भी करूंगा। ऐसा मैं बोला ऐसा थोड़ी रहता है, आप अगर डॉक्टर को बोलोगे मेरे पिताजी, मैं कहाँ से भी काटूंगा, ऐसा तो नहीं चलता है। थोड़ा मुझे ऐसा लगता है कि अगर समाज ने भी हम लोग को, जो क्लाइंट ने भी काम सौंपा है, तो पूरा थोड़ा भरोसा रखना चाहिए कि अच्छे ही काम करेंगे। यस यस। बहुत बार हम लोग देखते हैं कि शिल्पकार बहुत मेहनत करके जी जान लगा के एक स्टैचू बनाता है जो चौक में बिठाते हैं, और उसके बाद में उसको बाजू में लगा के एक सीढ़ी लगा देते ताकि वो उसको गार्लैंड या हार पहना सकते। लेकिन यस वो कोई मतलब वस्तु नहीं है ना, वो एक व्यक्तिमत्व है जो हम लोग आदर्श रखते हैं उसका। तो ये सीढ़ी लगाना वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। तो यस समाज ने वो भी समझ में न आना चाहिए कि एक आर्ट, ये एक आर्ट पीस है या एक हम लोग का आदर्श आदमी है, यस। उसकी प्रतिमा है। तो हम लोगों ने एक अच्छा ये किया था, राहुरी कृषि विद्यापीठ जो है अहमदनगर जिले में, तो वहाँ पे एक महात्मा ज्योतिबा फुले, उनका एक बड़ा स्टैचू बिठाया था। तो उनका भी एक अभिनंदन करना चाहिए कि उन्होंने हमको पूछा कि आजू बाजू में ऐसा ऐसा है तो क्या करना चाहिए हम लोग का, अगर आप कुछ सजेशन तो देंगे तो अच्छा होगा। तो हम लोगों ने एक सजेशन दिया कि आप एक रिवॉल्विंग सीडी टाइप कुछ बनाइए, जब भी आपका कुछ फंक्शन है या कुछ हार पहनाना है, तो वो सीडी उसको पहिए दिए हुए थे तो पूरा बाजू में लगा के हार पहना के वो हटा देना चाहिए। तो यस इतना अच्छी तरह से उन्होंने मेंटेन किया है वो। तो बहुत जगह देखते हैं कि वो स्टैचू को लगा के सीढ़ी है आगे, कुछ कुछ स्टैचू मैंने देखा है मुंबई में, तो बिल्कुल आगे से पेट तक सीढ़ी लगा दी। तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। अगर यस। एक आर्टिस्ट का उसका आर्ट पीस, अगर समझो कोई पेंटिंग उन्होंने दी है, उसके ऊपर कोई शर्ट या टॉवेल टंगा दे, तो कैसा बुरा लगेगा, वैसे ही वो उसका बुरा लगता है। एस्थेटिक सेंस डिस्टर्ब होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये यस थोड़ा सा वो सोचना ही चाहिए। यस। और बहुत सारी जगह देखिए कि एक बार स्टैचू बिठाने के बाद उसकी तरफ देखते भी नहीं है। तो वो भी साफ सुथरा रखना चाहिए, वो समाज की भी जिम्मेदारी है, यस जो संस्था है उसकी भी जिम्मेदारी है। तो वो एक आर्ट पीस, तो मुझे लगता है कि कामत सर तो हमेशा कहते हैं कि आप जो बनाते हैं आर्ट, वो तो इमॉर्टल है, वो कभी मिटेगा नहीं। क्योंकि अगर आर्टिस्ट भी गया, समाज भी आगे उसको जाके गया, लेकिन वो आर्ट पीस हमेशा रहने वाला है। तो उसको अच्छी तरह से रखना चाहिए, ऐसा मुझे यस लगता है। यस। और काफी बार तो मैंने देखा है कि आर्टिस्ट का नाम भी वहां पे नहीं होता है। बिल्कुल ऐसे भी बिल्कुल, ये अच्छा एक्सपीरियंस आपका पॉइंट है आया आपने था। बोला हुआ कि इतनी मेहनत से 6-6 महीना, 8-8, 10-10 महीना, बड़े स्टैचू तो 1-1 साल चलते रहते। तो इतना मेहनत करने के बाद
बहुत सारे उसके ऊपर खर्चा भी हो जाता है, तो सब नाम की बड़ी बड़ी लिस्ट लगती है, लेकिन बहुत सारे 90% टाइम पे ऐसा रहता है कि वो आर्टिस्ट का नाम ही नहीं लगाते, और उसका कोई सत्कार या उसका कुछ रिकॉग्निशन भी उसको नहीं देते। ऐसा बहुत 90% टाइम ऐसा ही होता है। तो एक वो भी समाज से मेरी एक अपेक्षा है छोटी सी, कि हाँ हाँ जो हाँ। आर्टिस्ट है उसको अप्रिसिएशन मिलना चाहिए, भले वो पेंटिंग हो, स्कल्पचर हो, या और कोई आर्ट फॉर्म हो, तो जरूर उसको आर्टिस्ट को अप्रिसिएशन, उसका नाम देना चाहिए या उसका नाम अनाउंस करना चाहिए, ऐसा यस, मुझे लगता है। ज़रूर ज़रूर, क्रेडिट तो मिलना ही चाहिए सर, क्योंकि आर्टिस्ट ने बहुत एफर्ट लिए होते हैं और उसने उसमें अपनी जी जान डाल के उसे क्रिएट किया होता है, तो उसका बिल्कुल बिल्कुल। रिकग्निशन होना तो बहुत ज़रूरी है। ग्रेट। तो इसी के साथ एक अगला सवाल है सर, कि सोसाइटी में आर्ट अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए आर्टिस्ट क्या कर सकता है अपनी तरफ से? हाँ, ये एक अच्छा सवाल है। हम लोग बहुत सारे अभी नासिक में या बाहर भी बहुत सारे आर्ट डेमोन्स्ट्रेशंस होते रहते हैं, जो मुझे लगता है कि सिर्फ आर्टिस्ट के लिए नहीं, पूरे जो आर्ट फील्ड में या जिसको इंटरेस्ट है या जिसको नहीं भी है, तो वो देखने के बाद उसको इंटरेस्ट आ सकता है, लेकिन थोड़ा सा एक स्टेप उन्होंने भी आगे आना चाहिए, हम लोग एक स्टेप भी आगे आना चाहिए, क्योंकि हम लोग पूरे टाइम अगर कमर्शियल काम करते बैठेंगे, तो ये भी एक समाज के प्रति हम लोग का कुछ बनता है कि हम डेमोन्स्ट्रेशन दें, या फिर क्ले से कैसे आदमी का चेहरा बनता है, या कोई आर्ट फॉर्म बनता है, तो उनको एक्सपीरियंस भी होगा कि ये कैसे बनता है, आर्मेचर क्या होता है, क्ले कौन से टाइप के होते हैं। तो नासिक में ऐसे बहुत सारे मैंने डेमोन्स्ट्रेशन दिए हैं, उसमें बहुत सारे लोग सवाल भी पूछते हैं, इतने अभी तक आगे नहीं आते कि वो थोड़ा सा एक वो आप बोले जो दूरी रहती है वो तो होती रहती है, लेकिन थोड़ा सा यस। मुझे लगता है कि आप थोड़ा बेझिझक, थोड़ा थोड़ा विदाउट डिस्टर्बिंग आर्टिस्ट अगर उसको बीच बीच में पूछते रहे, तो उसको भी अच्छा लगता है कि अ, उसको कुछ अप्रिशिएट कर रहा है, उसको कुछ काम उसके बारे में कुछ पूछ रहा है, उसको भी अच्छा लगता है, वो भी आगे। बिल्कुल मैं गारंटी देता हूँ कि हर आर्टिस्ट ऐसा है, तो वो उसको जो भी मालूम है वो आंसर देने की कोशिश जरूर करेगा। मुझे लगता है इस वीडियो को देखने के बाद स्कल्पचर फील्ड की ओर देखने का नज़रिया हमारा ज़रूर बदला होगा। एक स्कल्पचर आर्टिस्ट किस तरीके से काम करता है ये भी हमने इस वीडियो में जाना, और काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग सवालों के क्वेश्चंस के आंसर सर ने हमें दिए। उसके लिए सर का बहुत बहुत धन्यवाद, और सर ने जो टाइम हमें दिया, जो गाइडलाइन उन्होंने इस वीडियो के थ्रू हमें दी, तो उसके लिए सर का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। जयेश, आपका भी बहुत धन्यवाद। मुझे आपके वीडियो के माध्यम से लोगों को कुछ बताने का अवसर मिला, इसके लिए आपका भी बहुत धन्यवाद।